Hello everyone, welcome back to Feedback IS. I'm नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, आज के जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के जो आर्टिकल्स हैं जो द हिंदू के जो न्यूज़पेपर में हैं तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज जो हम देखने वाले हैं GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों जो GS4 है उसके लिए ये जो आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और हमारे चैनल फीडबैक आईएएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही जो यूपीएससी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है हम उसको लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोज कैसी लग रही हैं। और दूसरा, शेयर करते रहें, शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, हमने बताया था कल कि हमारा जो है आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च हो गया है। कल हमने जो आंसर राइटिंग के प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया और उसका जो रेस्पॉन्स है दोस्तों हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का यूआरएल क्या है। वेबसाइट क्या है दोस्तों? जो हमारी वेबसाइट है वो है, वेबसाइट है दोस्तों क्या है, www feedbackis.com है। तो हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है feedbackis.com है, आप उस पर जाकर विजिट करिए और देखिए दोस्तों आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है कितना इंटरेस्टिंग है। और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो प्रोग्राम होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं अभी आपको अपनी वेबसाइट भी दिखाऊंगा और आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे है। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए और देखिए कि आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है कैसा है। जैसा आपको पता होगा आंसर राइटिंग जो है बहुत इसेंशियल पार्ट है यूपीएससी की जर्नी में। आपको पता होगा अगर जीएस पेपर 1 की बात करें, जीएस पेपर 2 की बात करें, जीएस पेपर 3 की बात करें और जीएस पेपर 4 की बात करें, तो सारे जो मेंस के पेपर होते हैं, ये तो चार जो हो गए मेंस के पेपर, ये जनरल स्टडीज के पेपर हो गए। और जो दो पेपर होते हैं दोस्तों, जो दो पेपर होते हैं वो ऑप्शनल के होते हैं, उनमें क्या करना पड़ता है, उनमें भी आपको आंसर लिखना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप अच्छे से इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे आंसर, या आप अपनी स्पीड को अच्छा नहीं करेंगे या मेंटेन नहीं करेंगे कि आपको कितने मिनट में आंसर रखना है। आपको हर जो पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। कुछ क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। तो आपको उसके हिसाब से अपनी जो स्पीड है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग अगर आप कर भी रहे हैं, मान लीजिए आप हमारा जो है प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट से इवेल्युएट करवाएं, या कोई यूपीएससी की तैयारी कर चुका है या आपके नोन में कोई कहीं कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो दोस्तों आप उससे क्या करवाएं, आप अपने आंसर को इवेल्युएट करवाएं। जब तक आपको अपनी कमी नहीं पता चलेगी, आपको यही नहीं पता चलेगा वीकनेस क्या है, क्या मेरा जो इंट्रो है इंट्रो में खराबी है, या मेरा जो बॉडी है बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं क्या मैं उसको नहीं लिख पा रहा हूँ, या जो कंक्लूजन है कंक्लूजन बहुत खराब है, या जो हमारा कंटेंट है वो बहुत खराब है, या जो हमारा स्ट्रक्चर है इस आंसर का वो खराब है, या मैं डाटा को यूज नहीं कर रहा, कमेटी को यूज नहीं कर रहा, या जो फैक्ट्स हैं उसको यूज नहीं कर पा रहा, या मैं फ्लो चार्ट है मैं उसको उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इसमें हमारा जो प्रोग्राम है हम समझाएंगे, उसमें कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, कैसे आप यूपीएससी के जितने भी पेपर होते हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल, कैसे आप उसके लिए एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है हम इसमें बताएंगे, और हमने दोस्तों इसको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे रखा है कि हर कोई इसको खरीद सके। तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये मेरी वेबसाइट है, आप देखिए feedbackielts.com। feedbackielts.com की ये वेबसाइट है। ये हमारा प्रोग्राम आ गया आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये हमारी वेबसाइट है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा जो प्रोग्राम है आंसर राइटिंग का, उसकी तरफ चलते हैं, जो हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है। तो ये जो कोर्सेस हैं दोस्तों, हमारे जो कोर्सेस हैं वो लॉन्च हो गए। कोर्सेस हैं हमारे दोस्तों, ये हमारे कोर्सेस हैं, देखिए इथिक्स का हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है, ऐसे का जो है हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों ये हिस्ट्री, थोड़ा सा अभी वेबसाइट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी चल रही है, तो हिस्ट्री को इन्होंने हिस्ट्री कर दिया है। और दोस्तों आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, ये हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो आप हमारी वेबसाइट पे आइए और देखिए कि आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कैसा है हमारा। अगर हम इसको क्लिक करें, अंदर जाते हैं आंसर राइटिंग के, तो दोस्तों ये आंसर राइटिंग का हमारा पूरा प्रोग्राम है, आप देखिएगा। हम इसमें क्या क्या बताने वाले हैं दोस्तों, इसके फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। हम इसके फीचर्स में आपको बताने वाला हूं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, व्हाट आर द फीचर्स। हम फीचर्स देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है क्वेश्चन आर यूपीएससी सिलेबस, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यूपीएससी से सिलेबस होंगे, विच ऑल्सो कवर द मेजोरिटी ऑफ स्टेट पीसीएस एग्जाम। स्टेट पीसीएस, ये जो हमारी आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, ये स्टेट पीसीएस के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना यूपीएससी के लिए है। तो स्किल बेस्ड जो लर्निंग होगी, हम फाउंडेशन तैयार करेंगे, जो हम स्किल बढ़ाएंगे, जो क्या कहते हैं आंसर राइटिंग का जो फाउंडेशन बनाती है। हम पहले उसको डायरेक्टिव्स बताएंगे कि कौन कौन से डायरेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से कीवर्ड होते हैं जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। फंडामेंटल सिखाएंगे, आंसर राइटिंग का फंडामेंटल क्या है, थ्रू द एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, उसके थ्रू हम सिखाया जाएगा। अगर हम देखें दोस्तों, डेडिकेटेड एक मेंटरशिप दी जाएगी, आपको एक पर्सन प्रोवाइड किया जाएगा, डेडिकेटेड मेंटरशिप होगी फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। आपको अगर इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, वो क्लैरिफिकेशन देगा, मॉडल आंसर दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, तो प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मान लीजिए आपने आज आंसर्स लिखे, हमने जो आंसर प्रोवाइड किए आपने आंसर लिखे, तो उसका क्या होगा दोस्तों, उसका मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपने जो आंसर लिखने में जो गलतियां की हैं, जो मिस्टेक की हैं, आप उसका फीडबैक सेल्फ असेसमेंट कर पाएं। दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है जब आप आंसर लिखते हैं, कि आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन कितना करते हैं, कितना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं वो दिखाया जाएगा, कि सेल्फ असेसमेंट होगा। और दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है हमारे प्रोग्राम का, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम इसमें वीडियो जो होगी, वीडियो बेस्ड एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन होंगे। आपने आंसर्स लिखे तो हर वीक क्या होगा, हम एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो आपके जो क्वेश्चन का जो एनालिसिस होगा, तो वो वीडियो के थ्रू हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। तो वीडियो बेस्ड एनालिसिस होगा क्वेश्चन का। और दोस्तों हम जनरल स्टडीज, जितने भी पेपर हैं जनरल स्टडीज के, हम बात करते हैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 और जो जीएस पेपर 4 है, जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको कवर किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, सारे जनरल स्टडीज के पेपर को कवर तो किया ही जाएगा, लेकिन हम इसमें ऐसे को भी कवर करेंगे, किसमें, आपको अलग से कोई प्रोग्राम लेने की जरूरत नहीं है ऐसे का, हम इसमें ऐसे भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। आगे देखें दोस्तों, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा। हम शुरू में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन कैसे रखेंगे दोस्तों, हम इनिशियली क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन रखेंगे। इनिशियली क्या करेंगे दोस्तों, हम इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट होगा, फिर कैसे क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट के बाद फिर हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या हो गया दोस्तों, पहले इजी क्वेश्चन होंगे, फिर मॉडरेट होंगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। तो इससे क्या होगा, आप ना जीरो से स्टार्ट करके फिर डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, तो आपको जो जर्नी होगी दोस्तों बहुत मज़ेदार जर्नी होगी। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप ऐसा फील नहीं करेंगे कि बहुत बोरिंग हो रहा है आंसर लिखने में। इसलिए हम आपकी जर्नी को, जो आंसर राइटिंग की जर्नी है, आपको हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। हम आपको बोरियत कभी फील नहीं होने देंगे। और ऑनलाइन मोड ओनली,
ये जो कोर्स है दोस्तों ऑफलाइन नहीं है, ये जो कोर्स है सिर्फ ऑनलाइन है। हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं सारा ये ऑनलाइन कोर्स होगा। ऐसा नहीं है आपको, अगर आप कहीं दिल्ली से बाहर रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा इसके लिए। नहीं दोस्तों, आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, आप इस जो कोर्स को आप खरीद सकते हैं। ये कोर्स उन सब बच्चों के लिए है जो दिल्ली आना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो दिल्ली आ नहीं सकते, उनके लिए ये कोर्स हमने लॉन्च किया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो दिल्ली आए फिर इस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम खरीदें फिर यहाँ पर रहें। यहाँ पर रहकर जो उनका खर्चा होगा वो दोस्तों हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियली स्टेबल लोग नहीं हैं उनके लिए क्या ऑनलाइन मोड होगा। स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड द क्वेश्चन एंड सेम हैज टू बी द सेंड थ्रू द पीडीएफ फाइल। तो क्वेश्चन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फाइल में और आप हमें रिटर्न करेंगे, फिर हम आपको चेक करके वो पीडीएफ फाइल में भेजेंगे। और दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक पार्ट, हमारा जो सिलेबस होगा दोस्तों स्टैटिक भी होगा और डायनामिक होगा। स्टैटिक मतलब क्या हुआ? स्टैटिक का मतलब हुआ जो दोस्तों हमारे क्या है जो सब्जेक्ट हैं, हाँ जीएस पेपर 1 में जो सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 2 में जो सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 3 में जो सब्जेक्ट हैं और जो जीएस पेपर 4 में जो सब्जेक्ट हैं वो सारे इसके अंदर क्या किए जाएंगे? सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। और डायनामिक पार्ट क्या होगा? डायनामिक पार्ट हो गया दोस्तों करंट अफेयर्स। जैसा आपको पता होगा दोस्तों करंट अफेयर्स की मेरी क्लासेस चल रही है, मैं करंट अफेयर्स डेली ला रहा हूँ। डेली आपका द हिंदू का जो है दोस्तों न्यूज़पेपर को एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है यूपीएससी के एग्जाम में या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम या हम पीसीएस की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो इसलिए करंट अफेयर्स को बिल्कुल मिस मत करिएगा। करंट अफेयर जो है डायनामिक पार्ट हो जाता है। आपको नहीं पता है कि यूपीएससी कितने साल का करंट अफेयर्स पूछेगा। कभी कभी क्या होता है यूपीएससी जो है पिछले 2 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लेता है। तो करंट अफेयर्स बहुत डायनामिक पार्ट होता है। हमें जो है करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे होता है, मेरी एक वीडियो है कि करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे। दोस्तों करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे मैंने डिटेलिंग में एक वीडियो बनाई है। आप हमारे चैनल फीडबैक आईएएस जो है, फीडबैक आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है आप उस पर देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे, द हिंदू के न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है या किसी मैगजीन को कैसे पढ़ना है या कोई भी अखबार हो उसको दोस्तों पढ़ना कैसे, मैंने उसको डिटेल में समझाया। आप हमारे जो फीडबैक आईएएस का यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा स्टैटिक और डायनामिक पार्ट का इस टेस्ट सीरीज में। आगे बढ़े और आगे हम देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी जो स्किल हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। स्किल कौन कौन सी होंगी दोस्तों? वेरियस स्किल विल बी टच्ड अपॉन इन दिस प्रोग्राम। वेरियस स्किल टच्ड अपॉन दिस प्रोग्राम। कौन कौन सी स्किल होंगी दोस्तों जो हम इस में टच करेंगे दोस्तों? रीडिंग क्वेश्चन को हम क्वेश्चन को पढ़ना सिखाएंगे कि आखिर अगर आपके मान लीजिए आप मेंस लिख रहे हैं, मेंस में क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है उसको पढ़ना कैसे वो हम पढ़ना सिखाएंगे कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे। और हम बताएंगे इसमें कमांड वर्ड जो यूज होते हैं, कमांड वर्ड का असली मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, डिस्कस का मतलब क्या होता है, इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब क्या होता है। सारे जितने भी कमांड वर्ड हैं हम उसको बताएं। कमांड वर्ड आते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो उसको कैसे डील करना है और आंसर कैसे लिखना है। और दोस्तों हम बताएंगे कि क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो भी हम आपको वो स्किल ऐसी स्किल देंगे कि आप कोई भी आंसर अच्छे से, मान लीजिए आपके पास कंटेंट बहुत कम है, कोई क्वेश्चन है लेकिन आपके पास कंटेंट बहुत कम है, आप क्या कर सकते हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको स्ट्रक्चर पता है, आपको पार्ट्स पता है कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स होते हैं, आंसर में आप कितने पार्ट्स लिख सकते हैं, तो आपको अगर पता होगा कितने पार्ट्स होते हैं तो हम वो भी लिखना सिखाएंगे। दोस्तों हम ये सिखाएंगे इंट्रोडक्शन। जैसा आपको पता होगा मान लीजिए आप दोस्तों आप घर बनाते हैं,
मान लीजिए आप घर बनाते हैं, तो घर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे पहले आपको सबसे स्ट्रॉन्ग क्या करना पड़ता है? आपको दोस्तों अपनी नींव को तैयार करना पड़ता है। जब तक नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो जो घर क्या होगा, घर हिलने लगेगा, घर क्या होगा, स्ट्रांग नहीं होगा अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी। ऐसे ही जो इंट्रोडक्शन है दोस्तों, इंट्रोडक्शन हमेशा से क्या है? फाउंडेशन है आंसर का। इंट्रोडक्शन हमेशा से कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंट्रोडक्शन क्या है दोस्तों? फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर आज दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो जब एग्जामिनर चेक करेगा तो आप पता चला कि इंट्रोडक्शन, तो वो आगे जाएगा ही नहीं और आपको क्वेश्चन में 1-2 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा जो आपको फोकस करना चाहिए, कंटेंट तो होना चाहिए, बॉडी आपको लिखनी है, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है दोस्तों वो इंप्रेस हो जाए। और अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं दोस्तों, कंक्लूजन कितने वर्ड्स में होना चाहिए, वर्ड्स लिमिट कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें हम बताएंगे। और कंक्लूजन वे फॉरवर्ड होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, या समराइज करना चाहिए हमें कंक्लूजन को। सारी चीजें दोस्तों हम डिटेल में समझाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये प्रोग्राम यूपीएससी जो एस्पिरेंट है उनके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारी वेबसाइट क्या है? feedbackis.com है हमारी वेबसाइट का नाम। अब हम सोर्सेज समझने की कोशिश करते हैं। हम जो हमारा जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, हम कौन से सोर्सेज से क्वेश्चन फ्रेम करने वाले हैं, कि हम कौन से सोर्सेज जो हैं क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो हम कौन से सोर्सेज से क्वेश्चन फ्रेम करने वाले हैं दोस्तों? हमारे जो इस प्रोग्राम का नाम क्या है दोस्तों? आंसर राइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो इसका जो हमारे जो सोर्सेस होंगे, जैसा मैंने बताया, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उससे क्वेश्चन होंगे, योजना से क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और जो कुरुक्षेत्र है उससे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उससे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। और जो दोस्तों बजट है, बजट से क्वेश्चन सर्वे, बजट से क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट में क्या है दोस्तों? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमेशा क्या है दोस्तों? फाउंडेशन है। तो एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन, यूपीएससी क्या करती है, कुछ क्वेश्चन क्या करती है, डायरेक्टली क्या करती है, एनसीईआरटी से पूछती है। इसलिए दोस्तों एनसीईआरटी को बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? कंटेंट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कंटेंट क्या है दोस्तों। अब हम समझने की अब हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं हम इस प्रोग्राम के अंदर कौन सा कंटेंट आपको देने वाले हैं। कंटेंट क्या देंगे आपको हम दोस्तों? इसके अंदर हम क्या क्या देंगे कंटेंट दोस्तों? हम देंगे इसके अंदर, जैसा मैंने बताया, मॉडल आंसर प्रोवाइड कराएगा। जितने भी जनरल स्टडीज के पेपर होंगे, जितने भी आप टेस्ट देंगे, उसके क्या होंगे, हर टेस्ट के बाद आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। और हर टेस्ट के बाद आपको वीडियो बेस्ड एनालिसिस किया जाएगा, मेरे द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। और जो हमारी एक्सपर्ट टीम है उसके द्वारा क्या है, वीडियो बेस्ड एनालिसिस होगा। क्या होगा? वीडियो बेस्ड एनालिसिस होगा। अच्छा, ड्यूरेशन क्या होगा दोस्तों? आपको जैसे पता होगा, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज का क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। उसमें कितने कुछ सेक्शनल टेस्ट होते हैं और कुछ फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज से जो है हमारा जो आंसर राइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बिल्कुल दोस्तों अलग है, बहुत डिफरेंट है। ये टेस्ट सीरीज नहीं है दोस्तों, ये है आंसर राइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम आपके जो आंसर्स हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम को डिजाइन कैसे किया गया है? प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है वेरियस मंथ में। कुछ जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो चाहते हैं कि हम 1 महीने प्रैक्टिस करें, कुछ बच्चे चाहते हैं 2 महीने, कुछ बच्चे चाहते हैं हम 6 महीने की प्रैक्टिस करें, कुछ बच्चे चाहते हैं हम 1 साल की करें। तो हमने कैसे डिजाइन किया है दोस्तों? हमने एक 1 मंथ का कोर्स रखा है। हम अगर कोई बच्चा 1 महीने के लिए आंसर राइटिंग करना चाहता है तो 1 मंथ का रखा है, 2 मंथ का रखा है, और दोस्तों हमने इसमें 3 मंथ का रखा है। मतलब हमने अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी रखी है कि हम बच्चों को फ्लैक्सिबिलिटी दे पाएँ। तो हमने फिर 4 मंथ का रखा है दोस्तों, फिर हमने रखा है 5 मंथ का,
फिर हमने इस प्रोग्राम को 6 मंथ का, और लास्ट में हमने रखा है 12 मंथ का, 1 साल का प्रोग्राम रखा है। तो दोस्तों ये जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होने वाला है यूपीएससी बच्चों के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। आगे बढ़े दोस्तों, अब हम देखेंगे इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम, आंसर राइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। आंसर राइटिंग डेवलपमेंट की प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं वो देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम मेजर जो करंट अफेयर्स टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। दैट विल बी यूजफुल प्रीलिम्स एज वेल, दैट विल बी यूजफुल प्रीलिम्स एज वेल। और दूसरा क्या है दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी देता है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने प्रिपेयर किया, आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है उसको टेस्ट करने में आपकी ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपने जो पढ़ा है, आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको पेपर में उतार पाएंगे, क्या आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो आपको ये टेस्ट करता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है। और हम दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि आंसर राइटिंग को लर्न कैसे किया जाता है, लर्निंग थ्रू आंसर राइटिंग, एज इट विल ऑल्सो टेस्ट हाउ मच यू हैव लर्न। मैंने जैसे बताया करेगा कि आपने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ाई क्या की है, आपने प्रिपरेशन क्या किया है। तो उसमें क्या है दोस्तों, आपको ये टेस्ट करता है हाउ मच यू हैव लर्न। तो आपको क्या टेस्ट करेगा दोस्तों, हाउ मच यू हैव लर्न। तो ये टेस्ट करेगा आपको। अच्छा, इनकलकेट एबिलिटी क्या होगी, रिकॉल इंफॉर्मेशन। हम जो है एक ऐसी एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करेंगे कि आपको रिकॉल कर सकें। हम रिकॉल जो टेक्निक है वो भी आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, और रिकॉल इंफॉर्मेशन वाइल राइटिंग सब्जेक्टिवली। और अगला जो हमारा जो लास्ट बेनिफिट है इस आंसर राइटिंग का दोस्तों, क्या बेनिफिट है इस आंसर राइटिंग का, जो बेनिफिट है दोस्तों, विल हेल्प ऑप्शनल पेपर, आपके ऑप्शनल पेपर में हेल्प करेगा। और इट विल बी एक्सपोज टू फंडामेंटल, और आपको फंडामेंटल जो है आंसर राइटिंग के वो आपको दोस्तों उससे रूबरू होंगे। क्या होंगे, रूबरू होंगे। कुछ पॉइंट देख लेते हैं, तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट्स क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों। मान लीजिए शेड्यूल विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, दिस इज फॉर स्टूडेंट प्रिपेयर इन एडवांस, कि आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा कि आपका टेस्ट कब होने वाला है। एक प्रॉपर ब्राउचर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके एक साइड में आपको टेस्ट की डेट होगी, सोर्सेस होंगे, और दोस्तों कि आपके जो टेस्ट है उसका नाम होगा, कौन सा आपका टेस्ट लिया जा रहा है। फिर आपको कैन बी अपग्रेडेड, क्या ये जो शेड्यूल है उसको अपग्रेडेड किया जा सकता है। लाइक इफ स्टूडेंट हैज चूजन फॉर 1 मंथ, और स्टूडेंट कैन अपग्रेड 2 मंथ एंड मोर मंथ। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने क्या किया, 1 मंथ का प्रोग्राम लिया, लेकिन वो अपग्रेड कराना चाहता है 2 मंथ का। तो ये भी प्रोविजन हमने रखा है कि हाँ, कोई स्टूडेंट अगर 2 मंथ का अपग्रेड कराता है तो वो हो सकता है। प्रोग्राम कैन बी ऑन एंड ऑफ मोड, प्रोग्राम क्या है, कैन बी ऑन एंड ऑफ मोड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इट मीन्स कि अगर स्टूडेंट हैज ब्रॉट द 3 मंथ एंड हैव टाइम टू प्रैक्टिस फॉर 1 मंथ ओनली इनिशियली, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने 3 मंथ का लिया लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, उसने क्या किया, 1 मंथ का लिया, तो इन केस स्टूडेंट कैन पुट द प्रोग्राम ऑन होल्ड एंड लेटर कैन रीस्टार्ट वेयर स्टूडेंट स्टॉप्ड। जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 3 महीने का प्रोग्राम लिया, लेकिन एक महीने उसने प्रैक्टिस की, उसने आंसर राइटिंग की, लेकिन 1 महीने बाद उसे लगा उसके पास वक्त नहीं है, तो हमने क्या किया, ऑन और ऑफ का प्रोविजन रखा है। वो जब आएगा, तो मान लीजिए वो 3 महीने बाद आता है तो उसके 2 महीने बचे, तो वो जब आएगा वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। ये ऑन एंड ऑफ का प्रोविजन है दोस्तों। हु शुड ज्वाइन, ये प्रोग्राम ज्वाइन किसे करना चाहिए। ये हमारा जो आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है दोस्तों, ज्वाइन किसे करना चाहिए, तो दोस्तों एनीवन कैन ज्वाइन, कोई भी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। प्रोग्राम इज जस्ट एड ऑन फीचर टू एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन। प्रोग्राम क्या करेगा दोस्तों, जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें वैल्यू ऐड करेगा। आपकी आंसर राइटिंग की जो आपकी आंसर राइटिंग है उसमें निखार लाएगा दोस्तों। स्पेशली टारगेटिंग जो मेंस को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत बेहतर प्रोग्राम है।
अभी हमने जो प्राइसिंग है दोस्तों, अभी हमने प्राइसिंग जो रखी है वो 6 मंथ की रखी है। कितना, अभी हमने प्राइसिंग कितना रखी है, 6 मंथ की रखी है 7,500। एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपना आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। इनिशियल फेज में मान लीजिए आपने तैयारी शुरू की है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है आंसर राइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने हमारी वेबसाइट पे ये लॉन्च हो चुका है, तो प्लीज़ हमारे ये इस क्या कहते हैं इस इनिशिएटिव पर प्यार बरसाएं और हमारा जो इनिशिएटिव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। और जो इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है अगर आप दोस्तों इसको ज्वाइन करते हैं। तो चलिए, हमारा जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैंने ब्रीफिंग में आपको डिटेल देने की कोशिश की है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने द न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, आगे बढ़ते हैं वो क्विकली इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स क्या है दोस्तों, आज जो डेट हो रही है, आज हम कौन सी डेट का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम जो डेट हो रही है दोस्तों वो हो रही है 19 जुलाई। कितना, 19 जुलाई का हम न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। और आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारा जो टारगेट है या हम न्यूज़पेपर एनालिसिस किसके लिए कर रहे हैं, हम जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो कर किसके लिए रहे हैं दोस्तों। हम उन बच्चों के लिए ये न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं जो द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है उन्हें, और जो अपना करंट अफेयर्स कवर करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो उनके लिए ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं। करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलिए, हम पहला अपना जो आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, या हम इंडेक्स देख रहे हैं तो देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है हमारा दोस्तों। आज का सबसे पहला आर्टिकल हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल दोस्तों हमारा है नॉमिनेशन के ऊपर। जो यूनियन टेरिटरी होती हैं, जो यूनियन टेरिटरी असेंबली है, जैसे दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई, या जो नई असेंबली है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर हो गई या लद्दाख हो गई, तो उसमें क्या है दोस्तों, उसमें जो नॉमिनेशन होता है कि नॉमिनेशन इसके अंदर डिसाइड कौन करेगा। क्या डिसाइड, मान लीजिए अगर लद्दाख की बात करते हैं या हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, क्या जो है एलजी वहाँ पर डिसाइड करेगा, या हम कहाँ की बात करते हैं दोस्तों, या क्या एलजी डिसाइड करेगा, एलजी डिसाइड करेगा, या एलजी जब डिसाइड करता है उसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, एड एंड एडवाइस लेने की ज़रूरत होती है, नहीं नीड होती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वहाँ पर एड एंड एडवाइस लेनी चाहिए, या विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो नॉमिनेशन कर सकता है। अब हम देखेंगे कि जो हम केस जो लेने जा रहे हैं वो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम फीचर देख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों ये फेडरलिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जीएस पेपर 2 फॉर द यूपीएससी एग्जाम। अगर हम जीएस पेपर 2 के बारे में और बात करें, ये किस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके लिए, और जो रोल ऑफ गवर्नर है, रोल ऑफ गवर्नर स्टेट में अगर कहें रोल ऑफ गवर्नर है, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो एलजी होता है, उसका रोल है। हमारा जो सेकंड आर्टिकल है दोस्तों, जैसे हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है दोस्तों, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, वो देखने की कोशिश करेंगे हम। जुलाई के मंथ में क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है दोस्तों वो डिक्लाइन हो रहा है। 5.2% हो गया है जुलाई में। कितना हो गया है, 5.2%। ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूसिव पॉलिसीज हो गई, और दोस्तों वेलफेयर जो स्कीम है और जो उसके इम्पैक्ट हैं दोस्तों, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम तीसरा जो हमारा आर्टिकल है दोस्तों, तीसरा आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा आपको पता होगा, जो चाइना के जो कौन है, कौन आया हुआ है विजिट पर, तीसरा जो आर्टिकल है दोस्तों क्या है, डी एस्केलेशन प्रोसेस ऑन बॉर्डर मस्ट मूव फॉरवर्ड, जयशंकर टू द बांग। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन, और जीएस पेपर 3 के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए। और हमारा जो चौथा आर्टिकल है दोस्तों, हमारा फोर्थ आर्टिकल किसके ऊपर है, हमारा फोर्थ आर्टिकल है ईडी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिमार्क दिए हैं ईडी के लिए दोस्तों, ऐसी रिमार्क्स ऑन इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड बेस्ड ऑन द फैक्ट, ऐसा किसने कहा है दोस्तों, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है। ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के लिए, फेडरलिज्म के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर के लिए। और जो हमारा जो पांचवा आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, मिल गया, मिल गया, ठीक है। तो मैं आराम पहुँच, वहाँ पहुँच जाओगे, कब करूँगा फ़ोन? ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो पांचवा आर्टिकल है दोस्तों, क्या हमारा पांचवा आर्टिकल है पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट कैसा है दोस्तों, पॉस्को एक्ट क्या जेंडर को डिफरेंशिएट करता है? नहीं दोस्तों, जो पॉस्को एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है। कैसा है? जेंडर न्यूट्रल है। ऐसा किसने कहा है? जो कर्नाटका का जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि पॉस्को एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। तो ये टॉपिक किसके लिए, जीएस 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटी के लिए, लॉज फॉर वल्नरेबल सेक्शन एंड रोल ऑफ द जुडिशरी। एंड जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोसाइटी के लिए, इश्यूज रिलेटेड टू द वुमेन एंड चिल्ड्रेन। अगर हम जीएस पेपर 4 की बात करें तो उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट, जस्टिस, इक्वलिटी एंड जस्टिस, न्यूट्रलिटी, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल हैं। तो ये आज का जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे जो हमने जो 5 आर्टिकल आपको दिखाएं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉमिनेशन की बात करें, जो यूनियन टेरिटरी है उसमें नॉमिनेशन का इशू आ रहा है। पॉस्को एक्ट की बात करें दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ये जो आर्टिकल्स हैं यूपीएससी के फेवरेट आर्टिकल्स रहते हैं। चलिए और हम बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। हमारा जो पहला आर्टिकल क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिकल। तो हम पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जैसे बताया यूनियन टेरिटरी में क्या होता है दोस्तों, जो नॉमिनेशन होता है वो कैसे किया जाता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो नॉमिनेशन कैसे किया जाता है, हमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी एड ऑन एडवाइस पर या तो गवर्नर नॉमिनेट करेगा, अगर स्टेट है तो गवर्नर नॉमिनेट करेगा, अगर मान लीजिए पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में कौन नॉमिनेटेड करेगा, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कौन? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अगर स्टेट है तो स्टेट में गवर्नर नॉमिनेट करेगा। और अगर मान लीजिए यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में हर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर क्या है दोस्तों, वहाँ पर असेंबली नहीं होती है। कौन कौन सी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर असेंबली है दोस्तों, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुडुचेरी में, जो पुडुचेरी है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, और नई जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है एलजी, एलजी को क्या करना पड़ता है, नॉमिनेट करना पड़ता है मेंबर्स, और वो भी क्या करते हैं, एड एंड एडवाइस पर करते हैं। क्या करते हैं, एड एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर क्या कर सकते हैं, मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसको रीसेंट एफिडेविट में क्या हुआ है, रीसेंट एफिडेविट एक यूनियन होम मिनिस्टर के पास आया, यूनियन
होम मिनिस्ट्री के पास आया कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का इशू उठ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसका जो इशू उठ रहा है, उसमें इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो यूनिट टेरिटरी है उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो 5 मेंबर को क्या कर सकते हैं, 5 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं दोस्तों, विदाउट एड एंड एडवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विदाउट एड एंड एडवाइज ऑफ, बिना एडवाइज के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या कर सकते हैं, वो 5 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इशू क्या है, व्हाट इज द इशू, के इशू क्या है, इशू में समझने की कोशिश करते हैं। हु नॉमिनेट्स 5 मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, 5 मेंबर्स को जो नॉमिनेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है उसको कौन कर सकता है, कौन इसको करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा या दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड पे किया जाएगा। तो एलजी क्या क्लेम कर रहे हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दोस्तों, वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने क्या क्लेम किया है, क्या काउंसिल ऑफ एड की एडवाइस ली जाएगी या विदाउट एड एंड एडवाइस के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों 5 मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं। कैन एक्सरसाइज पावर विदाउट एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की विदाउट एड एंड एडवाइस के आपके वो क्या करेंगे, वो 5 मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों इशू क्या है, व्हाट इज द इशू। हम पुडुचेरी भी देखेंगे, दिल्ली भी देखेंगे कि दिल्ली में कैसे कि मेंबर्स को नॉमिनेट कैसे किया जाता है। आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर की क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली है, तो इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट कैसे किया जाता है। जैसा मैंने बताया आपको, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर रहा है, अपनी जो पावर है या अपनी जो एक्सरसाइज है विदाउट एड एंड एडवाइस के 5 मेंबर्स को क्या कर रहे हैं, 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, क्योंकि आपको जो असेंबली है, जो मिनिस्टर हैं, आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस लेनी पड़ती है। आगे देखें हम दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, अगर मेंबर्स को नॉमिनेट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, प्रोविजन क्या है कि हम किसी भी मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट में मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर नॉमिनेट करना है मेंबर को, क्या विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विदाउट एड एंड एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या हम उसको क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। हम वो देखने की कोशिश करते हैं पार्लियामेंट एंड स्टेट, राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट किया जाता है। और यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर, जो यूनियन कैबिनेट होती है उनकी एडवाइस पे 12 मेंबर्स को क्या किया जाएगा, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा। अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है उनमें कैसे नॉमिनेट किया जाता है दोस्तों, उनमें नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा किया जाता है, और वो भी दोस्तों जो स्टेट काउंसिल होती है उनकी एडवाइस पर किया जाता है। तो जो प्रोविजन है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि विदाउट एड एंड एडवाइस के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं उनके विदाउट एड एंड एडवाइस के आप नॉमिनेट नहीं कर सकते किसी भी मेंबर को। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विदाउट एड एंड एडवाइस, जो कैबिनेट जो काउंसिल मिनिस्टर हैं उनके विदाउट एड एंड एडवाइस के क्या कर रहे हैं, वो नॉमिनेट कर रहे हैं मेंबर के लिए। ये तो बहुत बड़ा इशू उठ के आया। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में कितने मेंबर्स हैं, कितनी सीट है, दिल्ली के अंदर जो है दोस्तों 17 इलेक्टेड मेंबर हैं, 17 इलेक्टेड मेंबर हैं। लेकिन वहां पर क्या है, कोई भी नॉमिनेटेड एमएलए नहीं है, एक भी नॉमिनेटेड एमएलए नहीं है, वहां पर नॉमिनेट नहीं किया जाता है, नॉमिनेटेड एमएलए नहीं है। और अगर हम पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी की असेंबली की जो असेंबली का जो नंबर है दोस्तों कितना है, असेंबली की सीटें कितनी है, असेंबली की जो सीटें हैं 30 सीटें हैं, मतलब 30 सीटें हैं असेंबली की, कहां पर, पुडुचेरी में। और नॉमिनेटेड कितने मेंबर्स को किया जाता है, जो 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, किस
3 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 3 मेंबर्स को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करते हैं, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करते हैं जो 2023 में अमेंड हुआ, उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो क्या कर सकता है, 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। विदाउट एड 90 इलेक्टेड मेंबर्स हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या है, जो असेंबली है वहां की, उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, उसके अंदर 90 मेंबर्स हैं। 19 मेंबर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में और 5 मेंबर नॉमिनेटेड हैं। 5 मेंबर नॉमिनेटेड हैं और 2 वुमेन हैं, 2 कश्मीरी माइग्रेंट है, 1 पीओके डिस्प्लेस्ड है। क्या है, मैं बता रहा हूं 5 मेंबर जो है नॉमिनेटेड मेंबर हैं, उसमें क्या है 2 महिलाएं हैं और 2 कश्मीरी माइग्रेंट है। कितने, 2 कश्मीरी माइग्रेंट है और 1 पीओके डिस्प्लेसमेंट है। जो पीओके से डिस्प्लेस हुआ है 1 पर्सन वो है। तो क्या है, 90 मेंबर्स की जो असेंबली है उसके अंदर 5 मेंबर नॉमिनेटेड है। आगे बढ़े, कंपैरिजन देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट आर द कंपैरिजन यूटी असेसमेंट एंड नॉमिनेशंस। यूटी असेसमेंट और नॉमिनेशन का हम दोस्तों कंपैरिजन देख लेते हैं। मैंने ये एक टेबल बनाई है, आपको ये समझाने के लिए टेबल बनाई है। तो क्या कंपैरिजन है दोस्तों, अगर हम टोटल सीट देखें, दिल्ली में कितनी सीट्स हैं, जो दोस्तों दिल्ली का जो एक्ट है एनसीटी एक्ट 1991, तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, उसके अंदर 70 मेंबर्स होते हैं, ऑल इलेक्टेड होते हैं, नो नॉमिनेटेड मेंबर। ऑल इलेक्टेड मेंबर, नो नॉमिनेटेड मेंबर। अगर हम पुडुचेरी की बात करते हैं, जो दोस्तों 30 मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर होते हैं, 3 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। कितने, 3 मेंबर्स आर 30 इलेक्टेड एंड अप टू 3 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। और जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, 90 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं दोस्तों दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर एक भी नहीं है, 0 नॉमिनेटेड मेंबर हैं दिल्ली असेंबली में। और अगर हम, जैसा मैंने बताया कि पुडुचेरी में 3 मेंबर नॉमिनेटेड है, किसके द्वारा जो किए जाते हैं नॉमिनेटेड, बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों 5 मेंबर्स हैं और नॉमिनेटेड किसके द्वारा किए जाते हैं, 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों आगे बढ़े, आगे 5 मेंबर है, जैसे बताया, वुमेन है, 2 वुमेन है, 2 कश्मीरी है, माइग्रेंट है, 1 पीओके एंड डिस्प्लेस्ड है। दोस्तों हु नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड कौन करता है, नॉमिनेटेड कौन करता है, जैसे मैंने बताया दिल्ली के अंदर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है तो कोई नहीं करता है। पुडुचेरी के अंदर यूनियन होम मिनिस्ट्री करती है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। एड एंड एडवाइस नीडेड, नो एप्लीकेबल, क्योंकि दिल्ली में तो कोई है ही नहीं यहाँ पर दोस्तों, नो। अगर हम दोस्तों पुडुचेरी की बात करते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, किसका है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण केस। लक्ष्मी नारायण केस के अंदर क्या हुआ, जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड की जरूरत नहीं होती है। क्या एड की जरूरत नहीं होती है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखें, कौन सा, लक्ष्मी नारायण केस हुआ था। और अगर हम डिस्प्यूट देखें, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो क्लेम करते हैं विदाउट कैबिनेट एडवाइस, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल डिमांड विद कैबिनेट एडवाइस, विद कैबिनेट एडवाइस। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या डिमांड करता है, कि डिमांड करता है कि जो कैबिनेट की जो एडवाइस है वो जरूरी होती है, वो नीडेड है अगर आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को प्रमोट करते हैं। स्पेशल नोट्स क्या है दोस्तों, स्पेशल नोट्स क्या है, एलजी क्या है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बाउंड है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट रिजर्व सब्जेक्ट। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्या है दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक जजमेंट आया, उसमें कहा गया था कि नहीं है, अगर मान लीजिए अगर क्या कहते हैं नॉमिनेट करना है मेंबर को, तो उसमें एड एंड एडवाइस की जरूरत पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, एक्सेप्ट रिजर्व सब्जेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, किसमें, पुडुचेरी में अपहेल्ड किया था यूनियन गवर्नमेंट पावर टू डायरेक्टली नॉमिनेट, के यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, वो डायरेक्टली क्या कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है। जो यूनिक केस है कि फॉर्मर स्टेट
जो यूनिक केस क्या है, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या था, स्टेट था, अब क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। पेंडिंग है रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए, मतलब अभी वो पेंडिंग है, उसको स्टेटहुड का दर्जा मिल सकता है दोस्तों। चलिए कोड रूलिंग देख लेते हैं। व्हाट आर द कोड रूलिंग दोस्तों, रूलिंग देख लेते हैं। कोड रूलिंग क्या है, अगर हम पुडुचेरी केस की बात करते हैं, 2018 में पुडुचेरी केस हुआ, उसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या कहा कि यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉमिनेटेड डायरेक्टली नॉट यूटी कैबिनेट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, जो पुडुचेरी का एक केस हुआ, तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकती है, वहां पर क्या कहते हैं, स्टेट कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़ती, या यूनियन टेरिटरी की जो कैबिनेट है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। किसने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने। सजेस्टेड क्या, स्टैट्यूटरी क्लियरिटी क्या है कि स्ट्रक डाउन द बाय द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो स्टैट्यूटरी क्लियरिटी है वो स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हम दिल्ली की केस की बात करें, दिल्ली का केस कब हुआ दोस्तों, दिल्ली का केस हुआ 2023 में, अभी की बात करें 2 साल पहले की। तो दिल्ली के केस में क्या किया दोस्तों, ट्रिपल कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ कमांड से, दिल्ली में क्या है दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ कमांड से। कैसे दोस्तों, सिविल सर्वेंट किसके लिए अकाउंटेबल है, सिविल सर्वेंट अकाउंटेबल है मिनिस्टर के लिए, मिनिस्टर किसके लिए अकाउंटेबल है, मिनिस्टर अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के लिए, और जो लेजिस्लेचर दोस्तों किसके लिए अकाउंटेबल है, लेजिस्लेचर जो अकाउंटेबल है पीपल ऑफ इंडिया, या पीपल जहां के वो पीपल ऑफ दिल्ली के लिए अकाउंटेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वॉट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपहेल्ड किया, जो एलजी बाउंड एड एंड एडवाइज एक्सेप्ट रिजर्व सब्जेक्ट के, जो एलजी है अगर मान लीजिए नॉमिनेट करता है मेंबर्स को, तो एलजी को एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक्सेप्ट रिजर्व सब्जेक्ट। अगर लॉजिक में भी एक्सटेंड एमएलए नॉमिनेशन, कि एमएलए नॉमिनेशन के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या है, सेक्शन 15, अगर हम सेक्शन 15 की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में आया, लेकिन जिसको अमेंड किया गया 2023 में, उसमें क्या गया है, सेक्शन 15 कहता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो डायरेक्टली या विदाउट एड एंड एडवाइस के, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की विदाउट एड एंड एडवाइस के, वो क्या कर सकता है, वो नॉमिनेट कर सकता है 5 मेंबर को, कैन गिव अ पावर नॉमिनेट 5 मेंबर्स। करेंट डिस्प्यूट क्या है दोस्तों, सेंटर क्या बोल रही है कि एलजी कैन एक्ट अलोन, बट डेमोक्रेटिक के सेंटर बोल रही है कि एलजी जो है 5 मेंबर्स को अलोन क्या कर सकता है, 5 मेंबर्स को अलोन नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि इंडिया जो है एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया क्या है दोस्तों, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी प्रिंसिपल होता है उसके अंदर विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप नॉमिनेट नहीं कर सकते। ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसको वायलेट करता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ये खिलाफ है कि आप विदाउट एड एंड एडवाइस के, अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विदाउट एड एंड एडवाइस के क्या कर रहे हैं, मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहे हैं। तो लाइक दिल्ली, आगे बढ़ें। बे फॉरवर्ड क्या है दोस्तों, इसका बे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, नॉमिनेशन शुड बी, मैंने जैसे बताया बे फॉरवर्ड ये हो सकता है, नॉमिनेशन मेंबर्स को जो आपको नॉमिनेट करना है, आप विदाउट एड एंड एडवाइस नहीं करना चाहिए उसको, बेस्ड ऑन द एड एंड एडवाइस कैबिनेट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है दोस्तों, और अवॉइड द पार्टीशन मैनिपुलेशन बाय द सेंटर। सेंटर को क्या है, जो पार्टीशन मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो हमारी फेडरल स्पिरिट है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और स्पिरिट डिस्पाइट ड्यूटी स्टेटस, स्पिरिट डिस्पाइट ड्यूटी स्टेटस, लार्जर प्रिंसिपल अनइलेक्टेड शुड नॉट ओवरराइड इलेक्टेड, अनइलेक्टेड शुड नॉट ओवरराइड इलेक्टेड। लार्जर प्रिंसिपल क्या है, लार्जर प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, अनइलेक्टेड शुड नॉट ओवरराइड इलेक्टेड, अनइलेक्टेड शुड नॉट ओवरराइड इलेक्टेड। की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन। आपको जैसे पता होगा दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो रैपिडली क्या कर रहा था, रैपिडली
इंक्रीज कर रहा था, रैपिडली उसकी ग्रोथ हो रही थी कि रैपिडली जो है हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बढ़ रहा है, हमारे जहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है। लेकिन अभी क्या हमने रिपोर्ट किया है दोस्तों, जुलाई की बात करते हैं, जुलाई में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.2% हो गया है। कितना हो गया है दोस्तों? 5.2% हो गया है, ऐसा PLFS डाटा ने शो किया है। ऐसा PLFS डाटा की जो रिपोर्ट कहती है उसके अंदर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है 5.2% हो गया है दोस्तों। हेडलाइन फाइंडिंग द PLFS जुलाई 2025, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 5.2% हो गया है। अगर हम जून की बात करें तो जून में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? जून के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.6%। और हम जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई के अंदर 5.2% हो गया है। रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? अगर हम रूरल की बात करें, अगर हम डिवाइड करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, तो रूरल के अंदर 4.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और अर्बन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है दोस्तों? अर्बन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.2%। मतलब अर्बन में एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है और रूरल में कम है। अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं, जैसा आपको पता होगा दोस्तों, अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, हमेशा से वुमेन का जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें क्या रहा है? उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन कम रहा है। अगर हमें दोस्तों विकसित देश बनना है, हमें या डेवलप्ड कंट्री बननी है, तो दोस्तों वुमेन का ही उतना बड़ा रोल होना चाहिए जितना मेल का है। तो इसलिए वुमेन पार्टिसिपेशन को हमें इंक्रीज कराना चाहिए। वुमेन सिर्फ इसलिए नहीं बनी है कि नहीं है वो घर में क्या करें, घर में खाना बनाएं, घर में घर का काम करें, अन इकोनॉमिक काम करें, तो उस लिए नहीं है। उनको भी हमारे GDP में उनको क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में कहते हैं ना, गांव में कहते हैं, गांव के अंदर कहा जाता है कि जो औरतें जो हैं वो चूल्हा चौका करने के लिए बनी है। लेकिन दोस्तों जो दो औरतों ने क्या किया, पूरे पाकिस्तान को कुक कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। हम बात कर रहे हैं जो दो थी, हम सोफिया कुरैशी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, पूरे पाकिस्तान को कुक कर दिया। तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है दोस्तों वो क्या हुआ है? हम दोस्तों वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, अगर हम वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, अगर हम वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है। अगर हम जून में देखें तो जून में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था वो 24.5% था। कितना? 24.5% था। अब हम जुलाई की बात कर रहे हैं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का कितना हो गया है? वुमेन का हो गया दोस्तों 25.5% हो गया है। तो जो वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना है? बढ़ रहा है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल से जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो दोस्तों बिल्कुल आधा है। जो मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है 57.4% है। और ओवरऑल कितना है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दोस्तों? 41 पॉइंट कितना है? 41.4% है, 41.1% है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो क्या है दोस्तों? पार्टिसिपेशन का लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है उसका मतलब क्या है दोस्तों? जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, आपने सुना होगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, व्हाट डज मीन? जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये बताता है कितने जो लोग हैं काम कर रहे हैं और कितने लोग काम करने के इच्छुक हैं। शेयर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, शेयर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंड सीकिंग पॉपुलेशन, तो क्या ये कहलाता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहलाता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, तो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो की बात करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड है, तो क्या कहलाता है? वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो कहलाता है। तो रूरल में कितने हैं दोस्तों? 54.4% है। और अर्बन में कितना है दोस्तों? 47% है। और नेशनल दोस्तों 52% है। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो में नेशनल में कितना है दोस्तों? 52% क्या है दोस्तों? जो एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर जो सीकिंग एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। जो काम कर रहे हैं, जो मतलब जो काम करने के
इच्छुक हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं वो क्या होंगे दोस्तों, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो में होंगे। रूरल में 54% है, अर्बन में 47% है और नेशनल में कितना है 52%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग कैसे भर भर के जा रहे हैं कैसे काम करने के लिए दोस्तों, तो कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। आगे बढ़ें। अच्छा, जेंडर डायमेंशन हम देखने की कोशिश करते हैं। डायमेंशन क्या है दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि रूरल में जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है वो ज़्यादा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है ज़्यादा है। अगर हम रूरल वुमेन की बात करते हैं, रूरल वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, रूरल वुमेन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं 3.9% है। मतलब रूरल में क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है, जो वुमेन का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है रूरल में कम है, और जो मेल का क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रूरल एरिया में वो क्या है वो ज़्यादा है। अगर हम अर्बन वुमेन की बात करें तो अर्बन वुमेन में क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो वुमेन का क्या है, वुमेन का ज़्यादा है और मेल का कम है। वुमेन का कितना है 8.7% है और जो मेल का कितना है 6.6% है। मैंने जैसे बताया दोस्तों, वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, जून में कितना था 24.1% था, जो 24.1% था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अभी जुलाई में कितना हो गया है 25.2% हो गया। मतलब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है वुमेन का बढ़ रहा है। लेकिन परसिस्टेंट अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट, लगातार जो है अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बावजूद कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब की टर्म्स क्या है, व्हाट आर द की टर्म्स, अगर हम इस आर्टिकल्स के की टर्म देखें दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स विदाउट वर्क एंड सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, के जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनका जो परसेंटेज है अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और मैंने जैसे बताया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, 15+ जो पॉपुलेशन है ईदर वर्किंग और सीकिंग फोर्स, या तो वो काम कर रही है या काम करने के इच्छुक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलेंगे। मैंने ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। वर्किंग पॉपुलेशन रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन टोटल पॉपुलेशन, जितने भी काम करने वाली पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन है इन परसेंटेज, उनको क्या बोलेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, क्या बोलेंगे, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अगला टॉपिक है वो क्या है, हमारा जो अगला टॉपिक है चाइना और इंडिया के रिलेशन के ऊपर है। जैसा मैंने आपको दोस्तों कल बताया था, जो चाइना के जो फिनांस मिनिस्टर हैं वो क्या है, इंडिया के विजिट पर हैं। क्या है, इंडिया के विजिट पर हैं। हम वही देखने की कोशिश करेंगे कि जो फिनांस मिनिस्टर की विजिट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है इंडिया के लिए, और जो इंडिया और जो चाइना के बीच एस्केलेशन है, हम गलवान की बात करें या डोकलाम की बात करें, जितने भी एस्केलेशन है क्या वो डी एस्केलेशन पर बात होगी दोस्तों, इंडिया और जो चाइना के रिलेशन है वो बेहतर होगा नहीं होगा, हम बस यही देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या है आज का हमारा टॉपिक, डी एस्केलेशन ऑन प्रोसेस ऑन बॉर्डर मस्ट मूव फॉरवर्ड इंडिया चाइना टॉक, इंडिया चाइना टॉक। जैसा आपको पता होगा जो चाइना के जो है फिनांस मिनिस्टर हैं बांग ये क्या है, इंडिया की विजिट पर हैं, और उन्होंने जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं हमारे, कौन है एक्सटर्नल मिनिस्टर, जयशंकर जी जो हैं, जयशंकर जो हैं उनसे मिले हैं। डिस्कशन किस पे हुआ है दोस्तों, डिस्कशन हुआ है हमारे जो इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं बायलैटरल टाइज पर डिस्कशन हुआ है, ट्रेड पर डिस्कशन हुआ है, और दोस्तों जो एससीओ समिट है जो तांजिन में होनी जा रही है उस पर भी डिस्कशन हुआ, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया एंड चाइना के बीच उस पर क्या हुआ है, डिस्कशन हुआ है दोस्तों। पीएम मोदी क्या है दोस्तों, बांग यी से मिले और जी जिनपिंग से मिलेंगे एससीओ में, क्या मिलेंगे, जी जिनपिंग पे एससीओ में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है क्या है, चाइना के फिनांस मिनिस्टर हैं बांग यी, ये हमारे जयशंकर जी हैं, और ये चाइना के जो दोस्तों ये चाइना के लोग हैं, और ये दोस्तों इंडिया के ऑफिशियल हैं। ये चाइना के ऑफिशियल हैं और वो इंडिया के ऑफिशियल हैं। आगे बढ़ें, की इश्यूज क्या हैं डिस्कस,
हमने जो की इश्यूज क्या है जो डिस्कस हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच दोस्तों, बॉर्डर डिसएंगेजमेंट। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, जयशंकर ने डी एस्केलेशन मस्ट मूव फॉरवर्ड, जो गलवान के बाद क्या है दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच डी एस्केलेशन काफ़ी बार स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाया दोस्तों। अगर हम स्टेटस क्यू की बात करें, प्री अप्रैल 2020 नॉट येट रिस्टोर्ड, अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है। ट्रू पुलबैक एंड डिसमेंटलिंग द इनकम्प्लीट। पीस एंड ट्रांसक्वालिटी, पीस एंड ट्रांसक्वालिटी basis for relation, India border peace is prerequisite for positive movement. China called for peace, prosperity, friendship, opposed unilateral bullying, hint at US tariff. अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है इंडिया और चाइना के बीच, जो अदर एरियाज हैं दोस्तों कोऑपरेशन के, वो क्या है दोस्तों, रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा। जो चाइना ने क्या किया है दोस्तों, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो स्टॉप कर दी थी, उसको क्या कर दिया है, रिज्यूम कर दिया है। इंडिया रीस्टार्टेड द टूरिस्ट वीजा फॉर चाइनीज सिटीजन। टॉक ऑन रिवर वाटर डाटा शेयरिंग, रिवर वाटर डाटा शेयरिंग पर बात हुई है, और जो डायरेक्ट फ्लाइट है चाइना के लिए उसको भी क्या कर दिया गया है, रिज्यूम कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये ईडी के ऊपर एक आर्टिकल है कि ईडी जो है कैसे अपनी मनमानी करती है, कैसे कहीं भी रेट डाल देती है। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों, तमिलनाडु की एक स्टेट कॉर्पोरेशन है तासमाक को क्या किया, ईडी ने वहां पर रेट डाल दी। जो स्टेट कॉर्पोरेशन है वही देखने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या रिमार्क है इसके ऊपर, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स ऑन द इन्फोर्समेंट, जो डायरेक्टेड है फेडरलिज्म और इंस्टीट्यूशनल बैलेंस कैसे बनाना है, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, तमिलनाडु की जो कॉरपोरेशन है तासमाक के जो ऑफिस है वहां पर क्या कर दिया, जो ईडी है उसने क्या की, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड है उसने क्या की, वहां पर रेड मार दी। अब वहां पर रेड मार दी, जो तमिलनाडु की क्या है, तमिलनाडु की एक स्टेट कॉर्पोरेशन है। तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस ईडी रेड के तासमाक पर उन्होंने क्या किया, तासमाक के ऊपर उन्होंने रेड डाल दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडवर्स रिमार्क दिए ईडी के ऊपर। क्या रिमार्क दिए एडवर्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स रिमार्क दिए जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड है उसके ऊपर के, जो भी आपका काम होना चाहिए या जो भी आपका मतलब आप रेड मार रहे हैं, क्या आपका जो भी काम होना चाहिए या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो भी काम होना चाहिए वो ना फैक्ट बेस पर होना चाहिए, ना कि पर्सनल होना चाहिए। तो रिमार्क दिया है फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, नॉट पर्सनल। डिबेट क्या आ जाती है, व्हाट डिबेट जनरेटेड, डिबेट क्या जनरेट होती है दोस्तों, फेडरलिज्म, जो स्टेट और जो सेंटर के बीच क्या है दोस्तों, टेंशन क्रिएट होती है। इससे क्या, फेडरलिज्म, ओवर रीच ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एंड पब्लिक परसेप्शन ऑफ ईडी। इससे क्या होता है, जो पब्लिक परसेप्शन है ईडी का वो बहुत बदलने लगता है। जो पब्लिक सोचती है जो ईडी जो काम कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे ऐसा करवा रही है। तो इससे क्या होता है, ऐसे काम ऑफ ऐसे तरीके से क्या होता है, ऐसे तरीके से पब्लिक ट्रस्ट उड़ता है। आगे देखें दोस्तों, बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड। हमने जैसे बताया कि ईडी ने क्या किया, तमिलनाडु ने चैलेंज किया है ईडी के रेट्स को। कहां पर दोस्तों, स्टेट रन लेकर है। तो तमिलनाडु ने क्या किया, ईडी ने जो रेड मारी थी उनके स्टेट कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, उसको चैलेंज किया है। वो तासमाक क्या है, तासमाक जो है दोस्तों स्टेट रन लिकर आउटलेट है। क्या स्टेट रन लिकर आउटलेट है। मद्रास हाई कोर्ट ने अप्रैल 2025 में क्या किया, इस जो ईडी ने जो रेड मारी थी उस पर क्या किया, स्टे लगाने से मना कर दिया। रिफ्यूज टू स्टे ईडी प्रोब, जो ईडी ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, जो रेड मारी थी उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया। अगर हम मई 2025 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो ईडी का जो प्रोब था या ईडी की इन्वेस्टिगेशन थी, जो रेड मारी थी उस पर क्या किया, इन्वेस्टिगेशन लगा, जो उस पर स्टे लगा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिमार्क दिया था, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। हाउ कैन स्टेट कॉर्पोरेशन कमिट एन ऑफेंस,
हाउ कैन अ कॉर्पोरेशन कमिट एन ऑफेंस, ये सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन था। और ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट एंड वायलेटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन थे किसके, ये क्वेश्चन थे सुप्रीम कोर्ट के। अब हम की इश्यूज देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द की इश्यूज दोस्तों। फेडरलिज्म कंसर्न, अगर ईडी ऐसा काम कर रही है तो जो फेडरल स्पिरिट है हमारी वो क्या होगी दोस्तों, वो वायलेट होगी। उससे क्या होगा, ईडी एक्टिंग अगेंस्ट द स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन सीन एज इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या हो रही है, ईडी क्या है दोस्तों, ईडी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या कर रही है, अगर स्टेट में जाके ऐसे रेड मारेगी तो ऐसा लगेगा कि वो इंट्रूजन कर रही है स्टेट के अंदर। इससे क्या होगा, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो वायलेट होगा। और एससी ने क्या कहा, इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग स्टेट ज्यूरिडिक्शन, वो क्या है दोस्तों, स्टेट कॉर्पोरेशन पे अगर रेड मारते हैं तो वो स्टेट ज्यूरिडिक्शन में आता है, जिससे क्या होता है स्पिरिट वायलेट होती है फेडरलिज्म की। और स्टेट्स ने क्या आर्ग्यू दिया है कि यूनियन एजेंसी मस्ट नो वीकन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑटोनॉमी। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है उसको वीकन करना चाहती है। पब्लिक परसेप्शन ऑफ ईडी, अगर ऐसा ईडी ऐसा काम करेगी, ऐसे प्रोब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उससे क्या होगा, पब्लिक परसेप्शन चेंज होगा, पब्लिक ट्रस्ट टूट जाएगा ईडी के लिए। तो क्या होगा, काउंसिल फॉर ईडी एससी रिमार्क परकुलेटेड इनटू द पब्लिक क्रिएट मिसट्रस्ट ऑफ द ईडी। कपिल सिब्बल ने क्या कहा, वो जो तमिलनाडु की तरफ से थे, कि परसेप्शन एग्जिस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ कोर्ट रिमार्क्स। इशू क्या है, ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट इन सेंट्रल एजेंसी, के जो ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट है वो क्रिएट होगा। प्राइवेसी एंड ओवर रीच, दोस्तों जो मुकल रोहतगी हैं वो क्या कहते हैं, ईडी क्लोन एम्प्लॉय फोन्स ब्रीच ऑफ द प्राइवेसी राइट। आर्टिकल 21 के जो प्राइवेसी राइट है उसको वायलेट करता है। डिबेट क्या है दोस्तों, इन्वेस्टिगेटिव पावर वर्सेस द फंडामेंटल राइट, इन्वेस्टिगेटिव पावर वर्सेस द फंडामेंटल राइट, स्टेट ओन एक्शन। तमिलनाडु गवर्नमेंट itself filed the 41 FIR against the liquor outlet operation. Argument, state already investigating ED entry unnecessary and duplicative। हमारा लास्ट आर्टिकल दोस्तों, आज का हमारा लास्ट आर्टिकल क्या है, पॉस्को एक्ट के ऊपर है। जो कर्नाटका के जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या कहा है, जो पॉस्को एक्ट है दोस्तों वो जेंडर न्यूट्रल है। वो ऐसा नहीं कि जो पॉस्को एक्ट है सिर्फ वुमेन के लिए, ऐसा नहीं है, वो जेंडर न्यूट्रल है। अगर किसी लड़के के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर क्या किया जाता है, अगर किया जाता है उस पर, अगर उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है तो वुमेन कैन बी अक्यूज टू। पॉस्को जो एक्ट है इज जेंडर न्यूट्रल एंड कर्नाटका एससी कोड रूलिंग। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा है, और जो कौन सा केस है इसके अंदर आया है, क्या किया है दोस्तों, जो 52 ईयर ओल्ड वुमेन ने क्या किया, एक 13 साल के लड़के के साथ क्या किया, 13 साल के लड़के के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया। तो 52 ईयर ओल्ड वुमेन ने सेक्सुअली असॉल्ट किया किसके, 30 ईयर ओल्ड बॉय के साथ। 30 ईयर ओल्ड बॉय के साथ 52 साल की औरत ने 13 साल के लड़के के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया। तो जो कर्नाटका के हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि वुमेन कैन बी विक्टिम टू। वुमेन का कि ये पॉस्को एक्ट सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, ये एक जेंडर न्यूट्रल है। जो पॉस्को एक्ट है दोस्तों वो कैसा है, वो जेंडर न्यूट्रल है। 30 ईयर ओल्ड 2020 की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने क्या क्लैरिफाइड किया, what has been clarified by the court, what has been पॉस्को एक्ट 2012 इज जेंडर न्यूट्रल, वुमेन टू कैन बी अक्यूज। आगे देखें दोस्तों, ये बड़ा की कोड ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। पॉस्को एक्ट जो है जेंडर न्यूट्रल है। मैंने जैसे पॉस्को एक्ट 2012 में आया था दोस्तों, वो जेंडर न्यूट्रल है। सेक्शन 4 और 6 की बात करते हैं तो एनीवन उसको मजबूर किया जाता है, और वो माइनर है उसके साथ क्या किया जाता है दोस्तों, पेनिट्रेटिव और सेक्सुअल एक्ट किया जाता है, वो ऑफेंडर माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा, वो ऑफेंडर माना जाएगा। नो एग्जेम्पशन फॉर वुमेन। आप लोगों को लगता होगा जो पॉस्को एक्ट है सिर्फ वुमेन के लिए बना है, नहीं दोस्तों, इसमें वुमेन को एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। वुमेन टू कैन बी अक्यूज, वुमेन को भी अक्यूज बनाया जा सकता है। जैसे एक केस आया 52 ईयर ओल्ड वुमेन ने क्या किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया 30 ईयर ओल्ड बॉय का। तो क्या वुमेन कैन बी अक्यूज, वुमेन को एग्जेम्पशन नहीं दिया है इसके अंदर। अगर हम सेक्शन 4 और सेक्शन 6 से
अगर हम सेक्शन 4 और सेक्शन 6 की बात करें पॉस्को एक्ट की, तो उसके अंदर मेंशन किया गया है एनी वन, अगर किसी को कंपेल किया जाता है और वो माइनर है और उसके साथ क्या किया जाता है, पेनिट्रेटिव किया जाता है या सेक्सुअल एक्ट किया जाता है, या तो क्या है दोस्तों, उसको ऑफेंडर माना जाएगा, उसको क्रिमिनल माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, उसको ऑफेंडर माना जाएगा। रिजेक्टिंग आर्किक आर्गूमेंट। आर्किक आर्गूमेंट क्या है दोस्तों, डिफेंस में क्या आर्गूमेंट दिए गए हैं जो 52 ईयर ओल्ड वुमेन है, तो क्या है दोस्तों, वुमेन ओनली पैसिव इन इंटरकोर्स। तो क्या है दोस्तों, डिफेंस में क्या कहा है, डिफेंस में क्या कहा है, वुमेन ओनली पैसिव इंटरकोर्स। तो दोस्तों एक ये जो है ओल्ड ट्रेडिशनल नोशन है कि क्या वुमेन सिर्फ पैसिव इंटरकोर्स करती हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मतलब वो उनके ऊपर वो इनिशिएट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वुमेन को क्या करते हैं, वो वुमेन जो रिसीवर एंड पे होती हैं वो परफॉर्म नहीं करती, वो पार्टिसिपेट है, वो रिसीव करती हैं, जो नॉट प्ले इनिशिएटिंग रोल। जो इंटरकोर्स होता है दोस्तों, इसमें क्या कहा है, वुमेन ओनली पैसिव इन इंटरकोर्स, वो कोई रोल प्ले नहीं करती है इनिशिएटिव में। ऐसा जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो नोशन है इसमें डिफेंस में कहा है, तो कोर्ट ने कहा है ऐसी जो सोच है वो आर्कैइक है और अगेंस्ट है इक्वलिटी प्रिंसिपल के। और क्या अगेंस्ट है, इक्वलिटी प्रिंसिपल के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वुमेन को ऐसा माना चाहिए कि वो पैसिव पार्टिसिपेंट है इन इंटरकोर्स। वुमेन क्या है, पैसिव पार्टिसिपेंट है इंटरकोर्स में, ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों, ऐसी जो सोच है दोस्तों वो कैसी है, आर्कैइक थिंकिंग है। ऐसा कहा है जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, हाई कोर्ट के जज हैं, और ये अगेंस्ट है इक्वलिटी प्रिंसिपल के। अगर हम लीगल इंटरप्रिटेशन की बात करें, व्हाट आर द लीगल इंटरप्रिटेशन बात करें, पॉस्को जो है, जो सारे माइनर हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, सबको कवर करता है। पॉस्को कवर ऑल माइनर, गर्ल्स हो, बॉयज हो और ट्रांसजेंडर हो, वो सबको कवर करता है पॉस्को एक्ट। अगर हम ऑफेंडर कैन बी एनी जेंडर, और दोस्तों ऑफेंडर भी कोई भी हो सकता है, एनी जेंडर हो सकता है। ऑफेंडर कैन बी एनी जेंडर, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है। नहीं कि वुमेन कैन नॉट बी अक्यूज, वुमेन कैन बी अक्यूज इन पॉस्को एक्ट। आगे बढ़े, वाई दिस मैटर, ये मैटर क्यों करता है। अगर हम चाइल्ड राइट की बात करते हैं, चाइल्ड राइट, ये जो एक्ट है दोस्तों, जो चाइल्ड राइट है उनको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ये जो एक्ट है पॉस्को एक्ट, वो क्या करता है, चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी जेंडर को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सारे जो जेंडर है सबको प्रोटेक्ट करता है, चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो या अदर हो। तो ये जो एक्ट है दोस्तों जेंडर न्यूट्रल है, और जितने भी माइनर है, ऑल द माइनर्स कवर इन दिस एक्ट। तो क्या कर रहा है दोस्तों, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इक्वलिटी इन क्रिमिनल लॉ। अब ये जो एक्ट है क्रिमिनल लॉ में इक्वलिटी कैसे लाता है, मैंने जैसे बताया कि वुमेन कैन बी accused, women can be accused, अगर prevent the gender stereotype in crime। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है क्राइम में, उसको क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है और अपहोल्ड करता है आर्टिकल 14, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी, उसको अपहोल्ड करता है। और जो आर्टिकल 15 है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उसको भी अपहोल्ड करता है। जो व्हाट इज द ब्रॉडर लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉस्को एक्ट, आप मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों। जो ब्रॉडर लीगल सिग्निफिकेंस है, सिमिलर टू एससी रूलिंग, जो नवतेज सिंह जौहर में जो नवतेज सिंह जौहर केस हुआ था 2018 में, उसमें की गई थी। उन्होंने जो सेक्सुअल राइट्स और कंसेंट का जो आइडिया है उसको एक्सपेंड किया। जो सेक्सुअल राइट और जो कंसेंट का आइडिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक्सपेंड किया। चैलेंजेस द मेल ओनली परपेरेटेड स्टीरियोटाइप इन सेक्सुअल क्राइम। तो जो नवतेज सिंह जौहर का केस हुआ 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सेक्सुअल क्राइम का जो आइडिया था उसको एक्सपेंड किया गया। जो ओल्ड ट्रेडिशनल नोशन क्या था, जो सेक्सुअल क्राइम होते हैं उसमें मेल परपेरेटर होता है, कि मेल ही उसमें अक्यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस
जो सेक्सुअल क्राइम का आइडिया था उसको क्या किया, चैलेंज किया, और उन्होंने कहा कि वुमेन कैन बी अक्यूज इन सेक्सुअल क्राइम, कैन बी अक्यूज हो सकती है सेक्सुअल क्राइम में। ऐसा नहीं है जो ओल्ड नोशन चला आ रहा है, जो मेल जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है इन इंटरकोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल नोशन है, वुमेन कैन बी अक्यूज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल क्राइम। तो दोस्तों ये था मेरा आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल फीडबैक आईएएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग एंड स्टे फोकस। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस।